हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल में एक सेगमेंट है जिसमें हम प्रोफाइल वाइज वीडियो के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूटी पार्लर बिजनेस एंड कॉस्मेटिक्स रिलेटेड शॉप्स के रिगार्डिंग। तो आज हम बात करेंगे ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक शॉप के प्रोफाइल के बारे में। ये प्रोफाइल वो सेगमेंट है जहाँ पे एक छोटी सी शॉप के अंदर कोई ब्यूटी पार्लर तीन चार स्टाफ को रख के अपना एक ब्यूटी पार्लर का शॉप चला रही है। साथ ही साथ इसमें उन्होंने एक कॉस्मेटिक की शॉप भी रखी हुई है जहाँ पे वो ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडिंग कॉस्मेटिक्स के आइटम है वो भी सेल करती हैं, और उसी कॉस्मेटिक्स को यूज़ करते हुए वो अपनी ब्यूटी पार्लर का बिजनेस रन कर रही हैं। तो ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोफाइल है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इसमें एज ए अंडरराइटर और एज ए लेंडर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जब आप उस पर पीडी करने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ऑब्जर्वेशन आपको वहाँ करना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि जो ऑनर्स का एक्सपीरियंस है, ऑनर्स की एक्सपर्टीज़ है, वो किस लाइन में है, ऑनर्स को कितना एक्सपीरियंस है इस लाइन में, और इस लाइन के एक्सपीरियंस होने के कारण ही वो इस बिजनेस को रन कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। बिकॉज ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आपके ऑनर का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना एक्सपीरियंस के इस बिजनेस को रन कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। बिकॉज कोई भी बिजनेस जब आप एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हो तो वो रन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज अगर आपको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो एम्प्लॉय आपको कहीं ना कहीं घुमा देगा और आप उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपका जो ऑनर है, मतलब जो कस्टमर आपके पास आया है, उस कस्टमर की कितनी एक्सपर्टीज़ है उस बिजनेस के रिगार्डिंग, कितना एक्सपीरियंस है उसको ब्यूटिशियन लाइन का या ब्यूटी इंडस्ट्री का, और कॉस्मेटिक्स के बारे में उसको कितनी नॉलेज है। अगर उसको अच्छी नॉलेज है तभी वो वहाँ से प्रॉफिट निकाल पाएंगी, अदरवाइज उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हाई होंगे और एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ उनको प्रॉफिट निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे आप सबसे पहले जब आप पीडी पे जाते हैं तो पीडी पे जाने से पहले, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि टीपीसी कंफर्मेशन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीपीसी कंफर्मेशन से मेरा मतलब है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि टीपीसी कंफर्मेशन उस शॉप का कैसे है। अगर वो शॉप यहाँ पे है तो कम से कम वहाँ से आप 200 मीटर दूरी पे जो भी शॉप अवेलेबल है वहाँ से पूछिए कि जी हमारे कस्टमर का जो भी नाम है उस नाम से बताइए, या उसके बिजनेस नाम से उनसे पूछिए कि ये शॉप कहाँ पर है, और उनका मार्केट फीडबैक वो लीजिए उनसे कि उनका प्रीवियस जो है मार्केट फीडबैक कैसा है। तो टीपीसी कंफर्मेशन अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं 30-40% आप उसमें निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका कस्टमर जो है वो जेन्युइन है, या फेक सेटअप वो नहीं है, वो हमारे कस्टमर का ही सेटअप है, किसी और का सेटअप नहीं है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है किसी भी पीडी के दौरान। तो जब आप टीपीसी कंफर्मेशन कर लेते हैं उसके बाद आप ऑनर के स्पेस पे पहुंचिए, ऑनर से पूछिए कि भैया आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस लाइन का कैसे है, कब आपने ये स्टार्ट किया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका विंटेज, क्योंकि विंटेज आपका जितना ज़्यादा होगा इस बिजनेस में उतना ही एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा होगा। उनको इस बिजनेस के एकदम रूट्स पता होंगे और पता होगा कि क्या डिफ़िकल्टीज आती है और प्रॉफिटेबिलिटी वो कैसा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आपको उस विंटेज का एक्सपीरियंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस विंटेज को समझें कि हमारा कस्टमर है कितना एक्सपीरियंस है और कितना एक्सपर्ट है इस बिजनेस में। साथ ही साथ अगर जब आप कॉस्मेटिक्स के बारे में उनसे डिस्कशन करें तो आप ये समझें कि कॉस्मेटिक्स का अ, किस टाइप के कॉस्मेटिक्स को वो ज़्यादा सेल कर रहे हैं। अगर वो ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स को सेल कर रहे हैं तो ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स में आपको पता है कि जो मार्जिन्स है वो काफ़ी कम है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स हैं या लोकल कॉस्मेटिक्स हैं, क्योंकि लोकल कॉस्मेटिक्स जो है वो काफ़ी चीप प्राइस पे आपको मिल जाते हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर लोकल कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी निकल के आएगी। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो ब्यूटिशियन वाले जो पार्लर है उसमें जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं वो प्रोडक्ट किस तरह के हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं या नॉन ब्रांडेड हो रहे हैं। अगर ब्रांडेड हो रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रॉफिट मार्जिन आपका कम होगा, और वहाँ पे आपके सर्विस पे डिपेंडेंसी भी ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए आपको ये देखना है कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड किस तरह के कॉस्मेटिक्स की वहाँ पे सेल हो रही है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह का है। तो बिजनेस मॉडल में आपको ये समझना है कि जो कस्टमर की शॉप है वो शॉप किस लोकेशन में है, क्योंकि इसमें सबसे मैटर करेगा लोकेशन का। लोकेशन मतलब रेजिडेंशियल एरिया में है या मार्केट कॉम्प्लेक्स में है, ये किस तरह का है, या किसी मैरिज हॉल के आसपास है।
अगर ये किसी मैरिज हॉल के आसपास है तो आपको काफ़ी यहाँ से कस्टमर ड्यूरिंग द सीजन बहुत मिल जाएंगे। जब वेडिंग सीजन होता है तो वहाँ पे काफ़ी कस्टमर आपके पास लाइन लगी होगी। तो ये आपकी लोकेशन समझनी है पहले। देन बिजनेस मॉडल को समझना है कि बिजनेस मॉडल किस टाइप का है। बिजनेस मॉडल ऐसा हो सकता है कि एक छोटी सी शॉप है, वहाँ 2-3 एम्प्लॉय लेके वो रन कर रहे हैं, तो एक छोटी सी शॉप है, मतलब छोटा बिजनेस होगा और छोटा ही उनका प्रॉफिट मार्जिन भी होगा और छोटी ही सेल होगी। अगर उन्होंने एक अच्छी ब्रांडेड शॉप या सलून टाइप का खोल रखा है जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ग्लासेस रखे हुए हैं, आपके जो स्टाफ हैं वो एकदम प्रोफेशनल स्टाफ्स हैं और टी शर्ट्स वगैरह पहन रखी है उन्होंने जो आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट कर रही है, ब्रांडेड आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो ये बिजनेस मॉडल है काफ़ी स्टाइलिश रहेगा और काफ़ी जो कस्टमर सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा आएगा आपके पास। तो आपको उसके बिजनेस मॉडल को समझना है। देन साथ ही साथ आपको टारगेट मार्केट भी पकड़नी है कि टारगेट मार्केट क्या है। क्या वो टारगेट कर रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में, या फिर वो टारगेट कर रहे हैं जो मैरिज हॉल में फंक्शंस होते हैं उसको, या फिर उनका कोई स्पेसिफिक टाई अप है किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो इस टाइप के आपको बिजनेस मॉडल को समझना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो कंपटीशन है उस एरिया में वो किस तरह का है। कंपटीशन हो सकता है वहाँ लोकल मार्केट में अगर बैठे हैं, लोकल रेजिडेंशियल एरिया में बैठे हैं, तो वहाँ कई सारे मेकअप वाले जो शॉप्स होती हैं वो नियर बाय में अवेलेबिलिटी होती है। तो आपको वहाँ देखना है कि रेट क्या ऑफर किया जा रहा है। अगर रेट आपके मार्केट के हिसाब से होंगे तो कस्टमर की यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर रेट यहाँ पे हाई होंगे और सर्विस लो होगी तो आपकी कस्टमर जो है वो काफ़ी कम रहेंगे। तो इसी तरह से आपको मार्केट का कंपटीशन यहाँ देखना है, वहाँ के जो नियर बाय एरिया है वहाँ पे कितनी शॉप्स हैं अवेलेबल इस टाइप की पार्लर की, वो देखनी है। साथ ही साथ आपको देखना है कि रिवेन्यू प्रोजेक्शन क्या है, किस तरह का रिवेन्यू वो जनरेट करने की वहाँ से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। रिवेन्यू जनरेशन के यहाँ पे 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका यहाँ पे था कि ये जो कॉस्मेटिक्स बिजनेस है उसमें से कितना सेल प्रॉफिट कर रहे हैं। दूसरा आ गया पार्लर बिजनेस के पार्लर में से कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होता है इन लोगों का, जो नए जो न्यू कमर्स होते हैं उसको मेकअप कैसे किया जाए इस टाइप का इंस्टीट्यूट भी खोलते हैं और वो न्यू कमर्स को वहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और उससे ट्रेनिंग चार्जेस भी लेते हैं। तो किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्या वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, क्या वो सिर्फ पार्लर का काम कर रहे हैं या कॉस्मेटिक्स का ही बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब आपको देखते हुए वहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी को आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो जैसे कि आप देखेंगे नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं और नए नए जो मशीनरीज आती रहती हैं, जैसे आपके फेशियल की नई मशीन्स आ रही हैं, आपकी हेड मसाजर, फुट मसाजर और अलग अलग तरह की मसाजर्स की नई नई मशीन्स आती हैं और मार्केट का ट्रेंड जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है। तो आपको ये समझना है कस्टमर से ड्यूरिंग द पीडी कि जो मार्केट ट्रेंड में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए मशीनरी आ रही हैं, कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं या ब्यूटी इंडस्ट्री में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारा कस्टमर कस्टमर जो है वो कितना उसको ग्रैब करता है, कितना उसकी ग्रैबिंग पावर है और कितना वो अपने आप को अडॉप्ट करता है उस इन्वायरमेंट में। तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल रिस्क को जानना ज़रूरी है कि वो मार्केट में किस तरह से इस चीज़ को सर्वाइव कर रहा है और क्या जो ट्रेंड आ रहे हैं उससे कम्पीट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि जो स्टाफ रखा हुआ है उन्होंने, वो स्टाफ का विंटेज क्या है। बिकॉज ये जो एक इंडस्ट्री है, जैसे आप देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं या जो बार्बर्स होते हैं, नाई जिसे बोलते हैं, तो बार्बर्स हो गए, डॉक्टर हो गए और ये जो लेडीज़ में जो पार्लर हो गए, ये बेसिकली वो सर्विस होती है जो टच एंड फील पे लिया जाता है और एक्सपीरियंस बेस पे किया जाता है। क्योंकि एक बार डॉक्टर अगर आपको कोई पसंद आ गया तो आप रेगुलरली उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। सिमिलरली मेंस के साथ नाई के साथ होता है और सिमिलरली लेडीज़ के साथ पार्लर में होता है कि आपका जो क्लाइंटेज है वो एक बार अगर आपकी सर्विस से हैप्पी हो जाता है तो आपका वो एक फिक्स क्लाइंट बन जाता है और वो नियर फ्यूचर में जल्दी किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, बिकॉज उसको पता होता है कि आपको क्या सर्विस चाहिए और कैसे उस सर्विस का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि जो उसका कस्टमर है, हमारे कस्टमर सॉरी उसमें आपको ये देखना है कि जो आपका स्टाफ है, वो कस्टमर का जो स्टाफ है वो कितना विंटेज है। अगर वो विंटेज एम्प्लॉय होगा तो उसका एक क्लाइंटेज बन गया होगा, उससे कुछ रेगुलर कस्टमर बन गए होंगे। अगर जो अट्रैक्शन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2 महीने 3 महीने में लड़कियाँ बदल जा रही हैं जो वहाँ थेरेपी दे रही हैं या जो वहाँ सर्विस कर रही हैं, तो उसमें क्लाइंटेज का रिलेशन जो है वो नहीं बन पाता है और कहीं ना कहीं वो उसकी सेल को भी डाउन करता है। और साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टाफ जो है वो फ्रेशर रख लिया है तो फ्रेशर जो है इस काम को करने में काफ़ी डिफिकल्टी फील करता है और क्लाइंट भी उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करता। तो इससे आपकी जो सेल है वो सीधा इम्पैक्ट होता है सेल पे और जो क्लाइंटेज है वो बिगड़ जाता है।
तो इसलिए आपके बिजनेस का जो मार्जिन है और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है वो स्टाफ कितने विंटेज वाला है और कितना एक्सपीरियंस है उसको। और इसमें आपका ये सॉफ्ट स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कस्टमर अगर आपके सॉफ्ट स्किल से उनसे बात नहीं की जाएगी तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर वहाँ पे आना पसंद नहीं करता है। इसलिए रिलेशनशिप का गेम है ये सारा। और आपको ये देखना है कि आपकी जो कस्टमर जो है, जो आपका लोन लेने आया है कस्टमर, वो कितना पोलाइट है, उसमें कस्टमर को कन्विंस और सॉफ्ट स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जहाँ पे आपको ये चेक करना है कि प्रोडक्ट क्या कौन से यूज़ हो रहे हैं। जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी लिमिटेड रह जाता है। और अगर लोकल प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं तो लोकल प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है, बट वहाँ पे गारंटी नहीं होती कि कस्टमर फीडबैक कैसा है। अगर लोकल प्रोडक्ट ही सारे रखे जा रहे हैं और कस्टमर फीडबैक अच्छा नहीं है तो भी वो काफ़ी रिस्की बिजनेस है, बिकॉज उसमें क्लाइंटेज को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और इसमें कस्टमर कंप्लेंट आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्रोडक्ट कौन सा यूज़ हो रहा है ये आपको देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे कैसा है। और ये भी देखना है कि उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो किस तरह की है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, बिकॉज इसमें काफ़ी रिस्की भी हो सकता है क्योंकि ये स्किन रिलेटेड चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर कोई लोकल प्रोडक्ट ऐसा इन्होंने यूज़ कर लिया जो किसी की स्किन को डैमेज कर सकता है तो वो हमारे कस्टमर के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लीगल चैलेंजेस भी आ सकते हैं और कस्टमर कल को कोर्ट केस या लीगल चैलेंजेस में फंस सकता है। तो आपको ये देखना है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है अगर वो लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और आपको कस्टमर का फीडबैक भी वहाँ से लेना चाहिए। कस्टमर के कुछ नंबर लीजिए और वहाँ से रेगुलर जो कस्टमर है उनका उनसे फीडबैक चेक कीजिए। और अगर उनके जो प्रोडक्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है और आपको उसके हिसाब से ही मार्जिन उसका पकड़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जहाँ पे हम उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कैसी है। सो मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में अगर आपसे बात करूं तो जो नॉर्मल जो वेडिंग सीजन है, वेडिंग सीजन में इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस रहता है और जो इनकम रेवेन्यू और कैश फ्लो जो है काफ़ी स्ट्रांग रहता है। बट आपको ये भी देखना है कि जो नॉन सीजनल पीरियड है, नॉन सीजनल पीरियड में उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कैसा है। नॉन सीजनल पीरियड में जो रेगुलर कस्टमर है सिर्फ वही इनकम दे पाते हैं जो रेगुलर फेशियल या मसाज या अपने स्क्रब या और जो अपनी सर्विसेज हैं वो यूज़ करते हैं, वही आपके नॉन सीजनल पीरियड में आते हैं। अदरवाइज वेडिंग सीजन में तो मेकअप का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चलता है। तो आपको ये देखना है कि नॉन बिजनेस पीरियड में जो सीजनल पीरियड नहीं है वहाँ पे उनका क्या कैश फ्लो रहता है, कितनी टर्नओवर हो जाती है, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता है और उस पीरियड में वो मिनिमम कितने तक की ईएमआई भर सकते हैं। ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उस पीरियड में भी आपकी ईएमआई जो है वो उसी अमाउंट की कटने वाली है जो कि सीजनल पीरियड में है। अगर आपने सीजनल पीरियड के हिसाब से ईएमआई उसकी बांध दी तो नॉन सीजनल पीरियड में उसको वो भरने में काफ़ी डिफिकल्ट आ सकती है और आपकी ईएमआई जो है वो बाउंस होनी शुरू हो सकती है। तो इसलिए आपको ये असेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट उनका कैसा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको असेस करने के लिए सीजनल और नॉन सीजनल दोनों तरीके से उसे आपको असेस करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी को देखना चाहिए कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ रही है सीजनल में और नॉन सीजनल में। साथ ही साथ आपको ये समझना चाहिए कि उनके पास जो लिक्विडिटी है इन टर्म्स ऑफ या बैंक में कितना डिपॉजिट रहता है, कैश कितना रहता है और क्या क्या इन्वेस्टमेंट है उनके पास, सो दैट कि उनकी लिक्विडिटी रेशो क्या है वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि नॉन सीजनल पीरियड में वो अपनी लिक्विडिटी को यूज़ करके आपकी ईएमआई को पे कर पाए। तो चलिए ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई। इसके बाद हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, बिकॉज आपका इसमें स्किन यूज़ होता है, आपका इसमें काफ़ी जो है बॉडी पे चीज़ें अप्लाई होती हैं, तो वो कई बार आपको केमिकल रिएक्शन की वजह से कई दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें आपको ये समझना है कि आपको जो प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है किसी चीज़ का, वो लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। और लोकल लॉ के हिसाब से आपको शॉप ओपन करने के लिए शॉप एक्ट वगैरह हो गया या रेंट एग्रीमेंट हो गया या जीएसटी हो गया, जो भी आपकी लोकल रिक्वायरमेंट है उस बिजनेस को रन करने के लिए, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने फुलफिल करी हुई है या नहीं करी हुई है, ये आपको अच्छे से वहाँ देख लेना है और अच्छे से उसे समझना है। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रमोटर, जो आपका कस्टमर है उसका कस्टमर का जो करेक्टर है वो किस टाइप का है। क्योंकि इसमें आपका जो टीपीसी कंफर्मेशन के दौरान आपको ये समझना है कि जो ऑनर है इस बिजनेस का उसका सोशल प्रोफाइल कैसा है, बिकॉज इसमें सोशल प्रोफाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जनरली आप देखेंगे कि जो
स्पा बिजनेस है, स्पा और पार्लर बिजनेस है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड रहते हैं। और जिस तरह से स्पा में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी तरह पार्लर में भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होने के चांसेस हैं। इसलिए आपको कस्टमर का सोशल फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपने किसी ऐसे बिकॉज़ जनरली क्या है, जो पार्लर है वो लेडीज़ चलाती हैं, कहीं आपने किसी ऐसी लेडीज़ को फंड कर दिया जिनका सोशल बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, तो आपको कल को रिकवरी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको उसका टीपीसी कन्वर्शन के दौरान उसका सोशल कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई और होपफुली आपको ये थोड़ा वैल्यूएबल लगी होंगी, जो इस टाइप के प्रोफाइल की फंडिंग के दौरान आपको चेक करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया, या आप इसमें कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम इसमें ये भी चेक कर सकें, सो दैट के व्यूअर उस चीज़ को भी चेक कर पाएँ। एंड साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ इस तरह के जो आपके वो हैं, इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे काफ़ी सारी बनी हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है प्रोफाइल वाइज वीडियो की। प्रोफाइल वाइज वीडियो में आपको इस तरह के अराउंड 16 प्रोफाइल वाइज फंडिंग की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और आपको वो काफ़ी वैल्यूएबल देंगी आपके अंडरराइटिंग और प्रोसेस के दौरान। तो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।